नमस्कार दोस्तों, विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मानव रोगों के बारे में, ठीक है। और मानव रोगों में हम जीवाणु जनित प्रमुख रोग है उनको हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो वायरस या विषाणु के द्वारा जो होने वाले रोग है उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा संक्रमित रोग क्या होता है, असंक्रमित मतलब संक्रामक या असंक्रामक रोग क्या होता है उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ दीर्घकालिक और अल्पकालिक रोग है वो कौन से होते हैं तो उनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित प्रमुख रोग है वो कौन कौन से होते हैं, है ना। सूक्ष्म जीव में प्रोटोजोआ भी होता है और प्रोटोजोआ के द्वारा किस किस प्रकार के रोग होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वही रोग पढ़ेंगे जो जनरल साइंस के सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ जनित प्रमुख रोग है वो कौन कौन से, तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन सा रोग है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मलेरिया के बारे में, ठीक है। तो मलेरिया एक प्रकार का क्या होता है, बुखार होता है। मलेरिया बुखार, हम सब जानते हैं कि मलेरिया बुखार हो जाता है। और मलेरिया बुखार है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। किसके काटने से, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। ठंड के साथ बुखार आता, तेज ज्वर आता है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। कई बार इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। तो मलेरिया क्या है, इसका रोगजनक प्रोटोजोआ है। ध्यान रखना पहली बात तो कि ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या, प्लाज्मोडियम। कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम। हालांकि इसकी कई सारी प्रजातियां होती है पर आपको उतना ध्यान में नहीं रखना। जनरल साइंस में आपको इतना ध्यान रखना प्लाज्मोडियम या ये क्या है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। क्या है ये, प्रोटोजोआ है। कई बार ये सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, देखो इसको देखो, थोड़ा ध्यान करके इधर देख रहे हैं कि प्रश्न पूछा जाता है कि मलेरिया रोग का रोगजनक है। इधर मैं लिख रहा हूं, देखो प्रश्न आता है कि मलेरिया रोग का रोगजनक है, रोगजनक है, ठीक है। अब जनक है, ठीक है, और रोगजनक है, ठीक है। अब देखो कैसे, कई बार तो ये प्लाज्मोडियम नहीं दिया जाता। क्या दिया जाता, देखो मैं बताऊं। जैसे ऑप्शन ए में आ गया आपके जीवाणु आ गया, क्या आ गया, जीवाणु आ गया। ऑप्शन बी में आ गया आपके विषाणु आ गया, क्या आ गया, विषाणु। विषाणु कोई वायरस बोलते हैं। ऑप्शन सी में आ गया आपके मान लो कि कवक आ गया, क्या आ गया, कवक। और ऑप्शन डी में आ गया आपके मान लिया ये आ गया प्रोटोजोआ आ गया, क्या आ गया, प्रोटोजोआ हो गया, प्रोटोजोआ। तो कई बार क्या कि हम लोग क्या करते हैं कि ये प्लाज्मोडियम याद रख लेते हैं कि मलेरिया रोग किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। अब ये ध्यान नहीं रख पाते हैं कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, एक जीवाणु है, एक वायरस है क्या। प्रॉब्लम यह आके फंसती है। आई बात। ऐसा ही विषाणु वाले रोगों में भी होता है। आपको विषाणु का नाम याद रह जाएगा, आपको जीवाणु का नाम याद रख लोगे, पर कई बार सवाल ऊपर से आ जाता है कि किससे होता है। अब यह पूछ लिया कि जीवाणु से हो रहा है, विषाणु से हो रहा है, कवक से हो रहा है, प्रोटोजोआ से हो रहा है। तो आपको यह नाम है कि वह प्लाज्मोडियम आपको नाम याद है, लेकिन यह पता नहीं है कि प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है। तब वह आप प्रश्न गलत कर सकते हो। फिर आप सोचते हो कि यार प्लाज्मोडियम याद किया, ये तो आया ही नहीं। अब पता नहीं सवाल तो कैसे कैसे कहां से आ जाता है, कहां से नहीं आता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सवाल आता है, पर कई बार अपन क्या कि पढ़ने में ध्यान से नहीं पढ़ते चीजों को, ठीक है। अपन प्रश्नों का अभ्यास नहीं होता है और अभ्यास की वजह से ऐसी चीजें कई बार छूट जाती है। तो प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो अपना क्या रहेगा, प्रोटोजोआ, ठीक है। फिर अपने को प्लाज्मोडियम याद रखने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी ना, क्योंकि अपने को इतना ही याद रखना प्रोटोजोआ। पर यहां पर मैं बता रहा हूं प्रोटोजोआ के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो बहुत प्रकार के प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे जीवाणु भी अनेक प्रकार के होते हैं, वायरस भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो मेरे को तो बताना यह जरूरी नहीं कि भाई प्रोटोजोआ कौन सा है, प्लाज्मोडियम है। और कई बार पूछ भी लिया जाता है कि किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम, वहां प्रोटोजोआ न देकर फिर प्लाज्मोडियम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न है वो ध्यान में होना चाहिए। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटोजोआ आता है। प्लाज्मोडियम की बहुत सारी जाति होती है। जैसे कुछ जातियों की मैं बात करूं तो जैसे प्लाज्मोडियम मलेरियाई होती है, एक तो मलेरियाई, एक फैल्सीफेरम होती है, ठीक है, फैल्सीफेरम होती है। तो इस प्रकार की बहुत प्रकार की जातियां जिनके द्वारा यह होता है। पर आपको जनरल साइंस के हिसाब से बस ये दो नाम याद रखना, प्लाज्मोडियम या प्रोटोजोआ। ध्यान रखना मच्छर से नहीं होता है, मच्छर तो इसका वाहक होता है ना। मच्छर के काटने से होता है पूछे तो बात अलग है। आई बात समझ में। अब देखो, अब इसके संचरण की बात करें, सॉरी पहले देखते हैं अपन प्रभावित अंग या तंत्र क्या है।
तो मलेरिया रोग में प्रभावित अंग या तंत्र क्या होता है? एक तो तिल्ली हमारे शरीर का पार्ट है, इसके अलावा आरबीसी, जो आरबीसी होती है, आरबीसी को ये डैमेज करता जाता है। आरबीसी की संख्या लगातार इसमें क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी मलेरिया होता है तो डॉक्टर एक जांच लिखता है जिसको अपन बोलते हैं कई बार टीएलसी बोलते हैं, है ना, टीएलसी या टोटल ब्लड काउंटिंग के संबंध में भी कुछ रिपोर्ट लिखता है। तो उसमें क्या है कि आरबीसी की देखी जाती है कि आरबीसी की संख्या कितनी है, तो उस हिसाब से उसका मलेरिया का वो पता लगाया जाता है। आगे बात समझ में, है ना। तो आगे बात करें, देखो उसके बाद है इसके लक्षण क्या है? संचरण, लक्षण क्या? संचरण देखते हैं। तो संचरण है इसका वाहक, वाहक के द्वारा होता है। वाहक क्या होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, ध्यान रखना है, नर एनाफ्लीज नहीं, मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा ये रोग है वो फैलता है। और डेंगू किसके द्वारा होता है? डेंगू होता है एडिस एजिप्टाई, मादा एडिस एजिप्टाई के द्वारा डेंगू होता है, ध्यान रखना। डेंगू किसके द्वारा होता है? मादा एडिस एजिप्टाई के द्वारा। इधर लिख देता हूं मैं, डेंगू, डेंगू का जो है वो है एडिस मच्छर, शॉर्ट में बोलते हैं एडिस। और पिछली क्लास में मैं डिटेल से बता चुका हूं, पिछली क्लास में बताया था मैंने, है ना। डेंगू का वायरस होता है, ठीक है। तो एडिस मच्छर के द्वारा ये होता है। और ये किसके द्वारा होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा ये फैलता है ना। आगे बात करें, लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण क्या है? ठंड के साथ बुखार आता है ना, कंपन, सर्दी लगकर व्यक्ति को क्या आता है? बुखार आता है। बुखार आता है तो तेज बुखार आता है। और मलेरिया के कई प्रकार होते हैं, कई प्रकार के, एक प्रकार का मलेरिया ऐसा होता है जिसमें एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आता है। ऐसे मलेरिया होते हैं जिसमें 2 दिन छोड़ के बुखार आता है। तो ये मलेरिया के क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकार है, और वो भिन्न भिन्न प्रकार की प्लाज्मोडियम की प्रजातियों के द्वारा होता है। तो जनरल साइंस में इतना अपने को याद रखना ही नहीं है, मैं तो एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जनरल साइंस में आपको इतना ही याद रखना है कि मलेरिया रोग का रोगजनक क्या होता है। पहली बात तो याद रखना प्रोटोजोआ होता है, पहला आंसर तो याद रखना प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कौन सा है? प्लाज्मोडियम। कौन सा? प्लाज्मोडियम। दूसरी बात इसमें याद रखनी है, प्रभावित अंग या तंत्र क्या है? तिल्ली एवं आरबीसी। अब ये तिल्ली वगैरह क्या होती है आगे के जब चैप्टर आएंगे तो मैं बताऊंगा कभी, ठीक है। आरबीसी, इसका संचरण या वाहक क्या? मादा एनाफ्लीज मच्छर। कौन सा मच्छर? मादा एनाफ्लीज, नर नहीं, मादा एनाफ्लीज मच्छर। और इसके लक्षण क्या है? सामान्यतः ठंड के साथ तेज बुखार आता है। तो ये इसके सामान्य लक्षण होते हैं। आगे बात करें, अगला है हमारा पायरिया, ठीक है। तो पायरिया रोग क्या होता है? पायरिया वैसे मसूड़ों से संबंधित है। पायरिया में क्या होता है? आपके मसूड़ों से खून निकलता है। मसूड़ों से क्या निकलता है? खून निकलता है। एक ध्यान रखना, एक स्कर्वी रोग भी है, ध्यान रखना। मसूड़ों से खून निकलने वाला रोग कौन सा है? एक स्कर्वी रोग भी है। किसकी कमी से होता है? पोषक न्यूनता रोग है ये, पोषक तत्वों की कमी से, विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से ये रोग होता है, ध्यान रखना। कौन सा? स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग में भी मसूड़ों से क्या निकलता है? खून निकलता है। और पायरिया जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसका रोगजनक प्रोटोजोआ कौन सा है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, सॉरी एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ठीक है। हिस्टोलाइटिका वो दूसरा है उसमें, ठीक है। तो अतिसार में आ जाता है वो। एंट अमीबा जिंजीवेलिस जो है ये एक प्रोटोजोआ है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। और इस प्रोटोजोआ के द्वारा ये पायरिया रोग होता है। अब इसमें प्रभावित अंग या प्रभावित तंत्र क्या होता है? मसूड़े होते हैं। क्या होता है? मसूड़े होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है? मसूड़ों से वह खून निकलता है। मसूड़े ऐसा लगता है कि खून निकलता है, थोड़ी सी लग गई तो मसूड़ों से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें इसका संचरण, तो वैसे इसका कोई वाहक तो होता नहीं है, और इसका संचरण है वो बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है। भाई संचरण है वो संदूषित जल से होता है ना। वैसे इसका संचरण आपको परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि एंट अमीबा वो जलीय प्राणी है। कैसा है? जलीय प्राणी है। तो दूषित जल के या और भी इसके कई कारण होते हैं, जैसे मंजन नहीं करते हुआ पानी पीने के बाद में, तो इस प्रकार के एंट अमीबा वगैरह होता है। तो वो मसूड़ों में या धातु पे चिपके रह जाता है, और फिर वो धीरे धीरे मसूड़ों को क्या करने लग जाता है? खराब करने लग जाता है। तो इसके बहुत सारे कारण है, वो हो सकता है, ठीक है, पर आपको इतना जाना नहीं है, ठीक है। आगे बात करें लक्षण है मसूड़ों से रक्त निकलना, है ना, मसूड़ों से खून निकलना। तो ध्यान रखना, मसूड़ों से खून निकलने में एक तो पायरिया में भी मसूड़ों से खून निकलता है, और एक स्कर्वी रोग में भी मसूड़ों से खून निकलता है। लेकिन स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है। और पायरिया है
पायरिया आपके इस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ, एंट अमीबा, ध्यान रखना किसके द्वारा? एंट अमीबा के द्वारा। आई बात समझ में? वैसे मसूड़ों से खून निकलने में और भी बहुत सारी बीमारी है ना, बहुत सारी धातुओं से संबंधित बीमारी है जिनमें मसूड़ों से आपके वो रक्त निकल सकता है, पर यहाँ अपन इन दो रोगों की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, आगे बात करें, अगले रोग को देखते हैं अपन। अगला आपके पेचिस। तो पेचिस रोग के बारे में देखो, इसका रोगजनक जो प्रोटोजोआ होता है वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। कौन सा प्रोटोजोआ? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इसका प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। और इस रोग में प्रभावित अंग है वो आंत होती है ना, ये आंतों को संक्रमित करता है ना। और संचरण है या इसका जो वाक है वो संदूषित जल एवं भोजन के द्वारा होता है। जो दूषित जो जल और या उस जल के द्वारा बनाया गया जो भोजन है उसके द्वारा ये रोग फैलता है। और जो रोगाणु है ना, जो प्रोटोजोआ वो कहां तक पहुंच जाएगा? आंत तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा? आंतों तक पहुंच जाएगा और फिर पेट दर्द होगा, ठीक है। अब इस रोग का लक्षण क्या है? लक्षण है इसमें श्लेष्मा के साथ, श्लेष्मा में खून के साथ है ना, ब्लड के साथ दस्त होता है, इसलिए अपन इसको आम भाषा में दस्त रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दस्त रोग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? पेचिस को क्या बोलते हैं? दस्त रोग भी कहते हैं। तो इसमें दस्त होता है, लेकिन दस्त के साथ खून और श्लेष्मा सफेद रंग का क्षारीय तरल निकलता है, साथ ही साथ खून है वो भी निकलता है, ब्लड निकलता है दस्त के साथ, है ना। तो पतले दस्त इसमें होते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो यह है आपके पेचिस रोग, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और इसमें प्रभावित अंग वो आंत है। ये पूछा गया सवाल है कि पेचिस में प्रभावित अंग क्या है? आंत है ना। और दस्त रोग बोलते हैं, ये पूछा गया सवाल, पेचिस में प्रभावित अंग और प्रोटोजोआ के द्वारा ये होता है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। आगे बात करें, अगला आपके कालाजार। तो कालाजार क्या है? इस रोग को देखते हैं, एक प्रकार का बुखार है। ये क्या है? एक प्रकार का बुखार होता है। तो रोगजनक प्रोटोजोआ क्या होता है इसका रोगजनक प्रोटोजोआ होता है लेशमानिया डोनोवानी। कौन सा प्रोटोजोआ? लेशमानिया डोनोवानी कालाजार का रोगजनक प्रोटोजोआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इस रोग में प्रभावित अंग या तंत्र क्या होता है? अस्थि मज्जा। क्या होती है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा का मतलब होता है जो हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों की जो खोखली जो गुहा होती है उसको अस्थि मज्जा बोलते हैं। जैसे बात करें, इस प्रकार मान लिया कि कोई इस प्रकार हमारे शरीर की अस्थि है ये, ठीक है, और इस प्रकार की जो अस्थि है, अब इसकी जो खोखली जो अंदर की तरफ जो खोखली गुहा होती है ना, केंद्र बनी रहती है, उसको बोलते हैं मज्जा। क्या बोलते हैं उसको? मज्जा। जो कैविटी होती है, जो गुहा होती है उसको मज्जा बोलते हैं। तो अस्थि मज्जा है वो इससे प्रभावित होती है। और इसका जो संचरण है वो बालू मक्खी के द्वारा होता है। किस मक्खी के द्वारा? बालू मक्खी के द्वारा। ये मक्खी का एक प्रकार होता है। क्या होता है? एक मक्खी का क्या होता है? एक प्रकार होता है बालू मक्खी। तो उसके द्वारा ये रोग फैलाया जाता है। मतलब ये इस रोग की क्या हो गई? वाहक हो गई। क्या हो गई? ये इस रोग की वाहक हो गई बालू मक्खी। आगे बात सुन। और लक्षण क्या है? लक्षण है कि इसमें तेज बुखार होता है। क्या होता है? तेज बुखार होता है इस रोग के अंतर्गत। तो ये है आपके पेचिस और कालाजार। ध्यान रखना है, इसमें ये पूछा गया पेचिस में दस्त रोग है, ये ध्यान रखना किस प्रकार दस्त रोग है और आंत को प्रभावित करता है, और एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा ये रोग होता है, इतना याद रखना है। और कालाजार के अंदर आपको याद रखना लेशमानिया डोनोवानी कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये, मैं पहले कह रहा हूं। कालाजार वाला ऐसा नहीं ये पूछा नहीं गया है, कालाजार पूछा गया है, तेज बुखार और कुछ नहीं पूछा गया, इसमें कालाजार पूछा गया और इसका ये रोगजनक पूछा गया है, तो लेशमानिया डोनोवानी, ठीक है। तो ये इसका रोगजनक होता है। तो ये दो रोग, तो चार रोग हो गए अपने प्रोटोजोआ जनित कंप्लीट। अगला रोग देखते हैं अपन, अंतिम और लास्ट है सोने की बीमारी, ठीक है। तो सोने की जो बीमारी है वो रोग क्या, इसके बारे में देख रहे हैं। सोने की बीमारी का मतलब ऐसे नहीं कि कोई 8-10 घंटे या 7-8 घंटे नहीं निकलता है या जगाने से उठता है नहीं आसानी से, तो उसको सोने की बीमारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोने की बीमारी लगती है तभी उसको ज्यादा नींद आती है और तेज बुखार के साथ नींद आती है, उसके सिवा उसका कुछ भी नहीं होता है। तो इस रोग में होता है क्या सोने की बीमारी में, तो ये भी प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी। देखो कौन सा प्रोटोजोआ है, रोगजनक प्रोटोजोआ, इसका ट्रिपेनोसोमा पैलेडिनम पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना है। सोने की बीमारी किस प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, ट्रिपेनोसोमा पैलेडिनम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा ये रोग होता है। अब इस रोग में प्रभावित अंग या प्रभावित तंत्र क्या होता है, मस्तिष्क। मस्तिष्क इस रोग में प्रभावित, क्योंकि नींद है तो मस्तिष्क की वजह से नींद आती है, मस्तिष्क इसमें प्रभावित होता है ना। आगे बात समझने, और इस रोग का जो वाहक है
वो सी मक्खी, या जिसको बोलते हैं ठीस मक्खी। कौन सी मक्खी? ठीस या सी मक्खी। ये मक्खियों के प्रकार है भाई। सी मक्खी है, अभी बालू मक्खी बताया, घरेलू मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है, तो ये मक्खियों के प्रकार होता है। तो सी मक्खी या ठीस मक्खी, है ना, ध्यान रखना है ना। तो ये मक्खियों के प्रकार है ना। जैसे अभी एक तो बताया था आपको बालू मक्खी, है ना, बालू मक्खी। इसके अलावा आपने एक घरेलू मक्खी होती है, घरेलू मक्खी। इसके अलावा आपके मधुमक्खी होती है, ठीक है, मधुमक्खी होती है। और एक ये अभी और आ गई, मधुमक्खियों में अनेक प्रकार है, सी मक्खी, ठीक है। तो ये सब मक्खियों के क्या है, प्रकार है, ध्यान रखना है। तो आपने बायोलॉजी में इतना ज्यादा जाना ही नहीं वैसे। तो सी मक्खी है, ठीस मक्खी है, ये भी पूछा गया है ना। इसका संचरण किस मक्खी के द्वारा होता है? तो सी मक्खी या ठीस मक्खी के द्वारा होता है। और लक्षण है बहुत नींद के साथ क्या आता है? बुखार, बहुत ज्यादा नींद आएगी और बुखार व्यक्ति को रहेगा, तो यह है सोने की बीमारी। आगे बात समझ में। तो ये थे प्रोटोजोआ जनित प्रमुख रोग। इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है या और भी कोई आपको मटेरियल चाहिए, तो किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में कोई विचार आता है ना, हमारे चैनल के बारे में कोई आपका सुझाव है ना, या आप कोई अदर प्रकार की कोई और क्लासेस चाहते हो, है आप किसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या कोई आपको हमारे से कोई सुझाव चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमारे पास में कमेंट भेज सकते हो। तो उसका आपको हर संभव है वो रिप्लाई दिया जाएगा, है ना, सेटिस्फाई आंसर है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।